नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज। तो कल जो लेक्चर था वो किस पे था? इंटरनेशनल रिलेशन। कल का लेक्चर था इंटरनेशनल रिलेशन पर। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए हम इसका पढ़ेंगे बेसिक। बेसिक कहने का मतलब है बेस। बेस यानी जिस पर ये इंटरनेशनल डिपेंड है, ठीक है। तो वो बेस का नाम क्या है? फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी, इस फॉरेन पॉलिसी पे ही इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो डिपेंड करता है। ओके, सो यहाँ पर हमने कल इंटरनेशनल रिलेशन का एक डेफिनेशन देखा था। डेफिनेशन इन द सेंस ये था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल रिलेशन में हमको क्या चीजें मिलती हैं। क्या चीजें मिलती हैं? हम उसमें करते हैं एक दूसरे का नीड पूरा, और साथ ही साथ अपना जो नेशन का इंटरेस्ट होता है, अपना जो सेल्फ गोल होता है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। अब नेक्स्ट आ गया आपका फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, उसको पहले समझ लेते हैं। जो भी मेरा लेक्चर होगा उसमें हम बस केवल और केवल इस पे फोकस करेंगे, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे। ओके, वैसे 195 कंट्रीज हैं, 193 यूएन का और 2 जो है इनको कोई मान्यता नहीं है। 193 कंट्री को मान्यता है कि ये कंट्रीज हैं, और 2 कंट्रीज जो है उनको कोई मान्यता नहीं है, ठीक है। तो सबका अपना अपना फॉरेन पॉलिसी होगा। अब इतने सारे फॉरेन पॉलिसी को तो हम स्टडी करेंगे नहीं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है? हमारा कंट्री। और जो भी रिलेशन बनेगा इंडिया के अपने फॉरेन पॉलिसी पे बनाएगा वो, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल रिलेशन होगा वो इंडिया के खुद के फॉरेन पॉलिसी पे होगा, ना कि वो किसी दूसरे कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को यूज करके रिलेशन बनाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म एफपी लिख देता हूँ। हालांकि ये कोई एक्सेप्टेबल फॉर्म है नहीं, फिर भी यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एफपी यूज कर रहा हूँ। नाउ फॉरेन पॉलिसी। अब जैसे ये आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड में क्या है? जो भी चीजें मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? इस व्हाइट बोर्ड में ही लिख रहा हूँ, इसके बाहर नहीं लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जो भी जानकारी मेरे पास है उसको मैं इस व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, फिर मैं उसको बोल करके आपको समझा रहा हूँ, मेकिंग यू अंडरस्टैंड। फिर समझा करके आपके साथ में एक रिलेशन का फॉर्मेशन कर रहा हूं, ठीक है। एक रिलेशन का फॉर्मेशन कर रहा हूं। अब उस रिलेशन का आप नाम दे सकते हो यूट्यूब व्यूअर। वो रिलेशन क्या है? व्यूअर। आप मेरे क्या हो? व्यूअर हो, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल तो आप मेरे क्या हो? सब्सक्राइबर हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है या सब्सक्राइब किया भी है तो आप हमारे क्या हो? व्यूअर हो, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो। और देख कैसे रहे हो? क्योंकि यहाँ पर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और उसे समझा रहा हूँ, इंटरैक्टिव बना रहा हूँ, फिर आप उसे देख रहे हो, ठीक। इसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या है? एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है जिसमें मैं लिख रहा हूँ, उसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी भी क्या है? एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क है। अब इस फ्रेमवर्क पे ही सारा काम होता है, इसके बाहर नहीं होता है। इसके बाहर काम नहीं होता। जो भी काम होगा इसके इनसाइड में होगा, इससे बाहर निकल करके कोई भी काम नहीं होगा। अब इस फ्रेमवर्क को हम डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू, डिप्लोमेट्स हमारे होते हैं और वेरियस डिप्लोमेटिक चैनल्स जो होते हैं उनका हम यूज करते हैं, और उसका यूज करते हुए हम क्या करते हैं? इंटरनेशनल रिलेशन या फिर दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन
बनाते हैं। और जब हम दूसरे नेशन या दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन बनाते हैं तो इसका हम लोग नाम देते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी समझ में आ गया। फॉरेन पॉलिसी कंट्री, कोई भी कंट्री हो उसका अपना एक फ्रेमवर्क होता है जिसके बेसिस पर वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशन बनाता है। वो इंटरनेशनल रिलेशन क्यों बनाएगा? इकोनॉमी के लिए, वेरियस साइंस एंड टेक के लिए, फॉर डिफेंस पर्पस एंड वेरियस अदर पर्पस। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉरेन पॉलिसी। अब जब आपने फॉरेन पॉलिसी पढ़ा तो फॉरेन पॉलिसी में 2-3 वर्ड आए। एक तो आ गया आपका फ्रेमवर्क, दूसरा आ गया डिप्लोमेटिक चैनल्स या फिर आप डिप्लोमेट्स बोल लो, तीसरा है इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन तो कल हमने देख ही लिया कल के वीडियो में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिप्लोमेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? डिप्लोमेट्स की। अब देखो, जैसा कि मैंने बोला, मैं क्या कर रहा हूं, इस बोर्ड पे लिख रहा हूं और लिखने के बाद आपको समझा रहा हूं। समझाना क्या है? एक स्किल है, इट इज अ स्किल, और इसको क्या बोल सकते हो? आर्ट। इसको स्किल या फिर आर्ट बोल सकते हैं। मैं जो भी चीजें लिख रहा हूं उसको आपको समझा रहा हूं और समझा करके फिर मैं आपसे रिलेशन बना रहा हूं। तो ये जो समझाना हुआ ये क्या है? एक स्किल या फिर बोल सकते हो आर्ट। तो उसी तरीके से जो आपका समझाना है, यहाँ पर ये काम कौन कर रहा है? डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स, तो डिप्लोमेट्स क्या हुए? ये एक स्किल या फिर इनको क्या बोल सकते हो? आर्ट। ये एक स्किल है या फिर आर्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? इंटरनेशनल रिलेशन स्थापित करते हैं। और ये स्किल और आर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो भी इंटरनेशनल रिलेशन बने उसमें ना केवल अपना नीड पूरा हो, साथ ही साथ जो हमारा प्रिंसिपल हो, जिस प्रिंसिपल की हम हमेशा बात करते हो, जो हमारा नेशन को फेवर हो, ठीक है, वो हमारा क्या रहे? मेंटेन रहे। वो हमारा क्या रहे? मेंटेन रहे। हालांकि कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशन में हमें ऐसे भी स्टेप लेने पड़ते हैं जिसमें कि प्रिंसिपल से अलग हटकर हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अगर आप लेना चाहो जिसमें कि हम प्रिंसिपल से हट करके काम करते हैं या कंट्री काम करती है, तो इसका एक रिसेंट में बेस्ट एग्जांपल आया था। दुबई के किंग की बेटी, दुबई के जो किंग थे उसकी बेटी, क्या नाम था उसका? लतीफा। ठीक है, दुबई के किंग की बेटी लतीफा, जो कि अपने फादर से किसी रीजन से परेशान होकर या कोई बोल दीजिए वहां से दुबई से भाग करके कहाँ आई थी? इंडिया। बट इंडिया में जैसे आई, इंडियन गवर्नमेंट ने उसे क्या किया? कैप्चर किया और फिर उसको किसको भेज दिया? दुबई को। ठीक है, अब इंडिया किसकी बात करता है? ह्यूमैनिटी की एंड पीस। ये भी एक प्रिंसिपल है इंडिया का फॉरेन रिलेशन या फिर इंटरनेशनल रिलेशन बनाने में, ह्यूमैनिटी एंड पीस। बट जब लतीफा वहां से भाग कर आई तो क्यों भाग कर आई? क्योंकि वहां पर उसको क्या था? खतरा था, उसकी जान को क्या था? खतरा था, या फिर उसे वहां पर क्या किया जाता था? टॉर्चर किया जाता था, इसलिए वो भाग करके इंडिया आई। बट इंडिया ने उसे क्या किया? वापस उसी जगह पे भेज दिया जहां पे उसे टॉर्चर हो रहा था। तो वहां पे ये प्रिंसिपल क्या है इंडिया का? इसको इग्नोर किया गया। अब इसको इग्नोर क्यों किया गया? इसको इग्नोर करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। आप देखोगे मैक्सिमम कंट्रीज में इंडिया के लोग आपको काम करते हुए मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से दुबई में भी इंडिया के बहुत सारे जो नागरिक हैं वो काम करने जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो काम करते हैं और काम करके
पैसा कहाँ भेजते हैं? घर पर भेजते हैं, यानी इंडिया में भेजते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, उनको जॉब मिल रही है। अगर यहाँ पर लतीफ़ा को यहाँ पर इंडिया कैप्चर करके दुबई को ना देता तो हो सकता था जो जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको क्या करे, दुबई अपने देश से निकाल दे। ठीक है, वो दूसरे देश से एम्प्लॉय लेने लगे, इंडिया के एम्प्लॉयज को क्या करे, कैंसिल कर दे सारे वो एम्प्लॉयज वापस। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इंडिया में जॉब तो वैसे ही कम है, और भी ज्यादा जॉब स्कैर्सिटी बढ़ जाती। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता, और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उनको एक साथ इंडिया में संभालना भी क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल है उससे हट करके इंडिया ने क्या किया, दुबई किंग को लतीफ़ा रिटर्न कर दिया कि आपका हेडेक है, आप इसे संभालिए। सो डिप्लोमेट समझ में आ गए। इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आ गया, डिप्लोमेट समझ में आ गए, फॉरेन पॉलिसी समझ में आ गई। और अब बात करते हैं फ्रेमवर्क। अब किसकी बात करते हैं, फ्रेमवर्क। ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहले बात हुई थी फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते वक्त, वो क्या हुई थी, फ्रेमवर्क की। तो इंडिया का फ्रेमवर्क क्या है फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए? इंडिया का फ्रेमवर्क आप कह सकते हो जैसे बाकी कंट्रीज के हैं वैसे भी इंडिया का भी है। क्या है, इसमें आप 2 पॉइंट लिख सकते हो फ्रेमवर्क। पहला फ्रेमवर्क है नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। पहला फ्रेमवर्क क्या है, नेशनल इंटरेस्ट। दूसरा फ्रेमवर्क क्या है, पहला फ्रेमवर्क हो गया नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा फ्रेमवर्क आप बोल सकते हो इंडिविजुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए फ्रेमवर्क क्या है, नेशनल इंटरेस्ट, और दूसरा इंडिविजुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट। अब नेशनल इंटरेस्ट में क्या आ सकता है, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट में क्या आएगा, सबसे पहले तो बात हम करेंगे सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी में किसकी, बॉर्डर की, बॉर्डर सिक्योर। बॉर्डर क्यों सिक्योर करना है, ताकि हमारा जो है इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी वो मेंटेन रहे, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी वो मेंटेन रहे। ठीक है, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी हमारा क्या हो, मेंटेन रहे, उस पर कोई हार्म ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी नेशनल इंटरेस्ट में, जिसमें कि इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी आएगा। ठीक है, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन बनाते वक्त, ठीक है, फ्रेमवर्क में जो आएगा आपका नेशनल इंटरेस्ट, उसमें पहली बात हो गई इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। दूसरा जो भी रिलेशन बनेगा, ठीक है, रिलेशन बन तो गया, लेकिन जो भी रिलेशन बनेगा उसमें इस बात का पूरा ध्यान दिया जाएगा कि जो इंटरनल इशू है, इंटरनल मैटर जो भी है इंडिया का, वो इंडिया खुद से सॉल्व करेगा, सेल्फ सोल्यूशन। जब जरूरत होगी तो इंडिया खुद मांगेगा, वरना अगर नहीं मांग रहा है तो उसमें किसी का इंटरफियरेंस नहीं चाहिए, किसी का इंटरफियरेंस नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात कि हमारा इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी बना रहे। दूसरा जो भी इंटरनल इशू है, ठीक है, जो भी इंटरनल इशू है या इंटरनल मैटर है, ठीक है, तो जितने भी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन है उनका हेल्प अगर हम मांगेंगे तभी हमें चाहिए, वरना उनको इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब इसी में थर्ड आप बोल सकते हो नेशनल इंटरेस्ट में, तीसरी बात क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं चाहिए इंडिया को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं चाहिए। ये भी एक नेशनल इंटरेस्ट में आता है। तो जितने भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशन बने हैं उसमें आप मैक्सिमम टाइम देखोगे जब भी हमारे पीएम या प्रेसिडेंट
या कोई भी फॉरेन मिनिस्टर बाहर जाता है तो वहाँ पे वो टेररिज्म की बात करता है कि हमें ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो टेररिज्म बढ़ रहा है उसको क्या करना है, रोकना है, काउंटर करना है, उसे खत्म करना है। तो यहाँ पे हो गया आपके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंटरफेरेंस, एग्रेशन, नेशनल इंटरेस्ट में हमारे और क्या आते हैं, एग्रेशन। एग्रेशन को जो है उसे नहीं करना है, एग्रेशन नहीं करना है। रिलेशन बनेगा ठीक है, लेकिन उसमें एग्रेशन को नहीं दिखाना है। जैसे कि पिछले लेक्चर का जो वीडियो था उसमें आप देखोगे मैंने बात की हुई है क्वाड की, उसमें बात की हुई है क्वाड की, ठीक है। तो जब आप क्वाड ग्रुप को देखोगे तो क्वाड ग्रुप में आपका यूएस भी है, इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है एंड जापान। ओके, तो अब यूएस और इंडिया आप देखेंगे कि हमारा क्या चल रहा है, पेंगोंग लेक के पास चाइना और इंडिया का क्या चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो वहां पर अब यूएस ने क्या किया, यूएस ने इंडिया को ड्यूरिंग द ट्रम्प टाइम क्या किया, एक सपोर्ट दिया। सपोर्ट किसका, एग्रेशन दिखाने का, कि आप एग्रेशन दिखाओ और किसकी तरफ जाओ, वार की तरफ जाओ और चाइना को सबक सिखाओ, ठीक है। यूएस ने क्या किया, इंडिया को सपोर्ट दिया। किसका सपोर्ट, एग्रेशन का सपोर्ट। एग्रेशन किसमें, वार के लिए, कि आप जो है चाइना आपके बॉर्डर में आ गया है, आप उससे वार करो और वार करके क्या करो, चाइना को सबक सिखाओ और उसे पीछे ढकेलो, ठीक है। नहीं तो ये फ्यूचर में भी चाइना आपके क्या करेगा, अटैक करता रहेगा। बट इंडिया ने यहाँ पर एग्रेशन के ऊपर क्या प्रेफर किया, एग्रेशन के ऊपर प्रेफरेंस किसको दिया गया, टॉप को। एग्रेशन के ऊपर प्रेफरेंस किसको दिया इंडिया ने, टॉप को, ठीक है, बातचीत को। हालांकि हमारी थोड़ी बहुत झड़प हुई थी जिसमें हमने वेपन्स का यूज नहीं किया, ठीक है। उसमें काफी हमने चाइना को नुकसान भी किया, 40 या 50 के अराउंड। उनके जो सैनिक हैं उनको इंडियन सोल्जर्स ने मारा भी, बट वो एक नॉर्मल सी छोटी सी झड़प थी। उसके बाद पूरे चांसेस थे कि वॉर हो सकता है, बट इंडियन डिप्लोमेट्स ने क्या किया, टॉक करके उसको, हालांकि वॉर के चांसेस तो अभी भी हैं, बट उसको क्या किया, मिनिमाइज कर दिया। जो हाई टेंशन चल रहा था कि अब वॉर आज नहीं तो कल हो सकता है, उसको हम क्या किया, डिप्लोमेट्स ने मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। उसको क्या किया, मिनिमाइज कर दिया, किसके थ्रू, टॉक के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया क्या कर रहा है, टॉक को प्रेफरेंस दे रहा है ओवर वार और एग्रेशन। इंडिया का ये मानना है कि अगर आप वॉर करते हो या एग्रेशन करते हैं, ठीक है, अगर आप वॉर करते हो तो वॉर के पहले भी बातचीत होती है, वॉर के पहले भी बातचीत होती है, फिर वॉर होता है, फिर उसके बाद दोनों ही पार्टी जो जो वॉर में इन्वॉल्व होती है उनको फिर से बातचीत तो करनी पड़ती है, ठीक है। तो इंडिया का कहना है कि यहाँ पर हमारा जब हम वॉर करते हैं तो हमारे कई लॉसेस होते हैं, मैन पावर का लॉस होता है, हमारे कई आदमी मारे जाते हैं, इकोनॉमिक लॉस होता है, इकोनॉमी उससे डाउन होती है, साथ ही साथ टाइम का भी लॉस होता है, टाइम का भी लॉस होता है। और इसके साथ हमारा क्या होता है, जो भी रिलेशन है पास्ट के उसका भी लॉस होता है, कि अगर हमारा कुछ अच्छा रिलेशन पास्ट में रहा होगा तो उसका भी लॉस होगा वॉर से, ठीक है। क्योंकि अगर वॉर करेंगे तो जो पार्टी जीती है वो तो खुशी मनाएगी, लेकिन जो हारी हुई है उसके अंदर क्या होगा, गुस्सा दबा होगा कहीं ना कहीं, उसके अंदर कहीं ना कहीं एग्रेशन दबा होगा और वो मौका तलाशेगा किस बात का, कि फिर से कोई वॉर हो और उसमें वो अपना बदला लेके जीते, जो पिछला हारा हुआ है अब उसको जीतने की कोशिश करने के लिए वो फिर से वॉर करना चाहेगा। बट अगर हम टॉक करेंगे, ठीक है, अगर हम बातचीत से मामले को हल करेंगे तो इसमें हमारा ना ही मैन पावर का कोई नुकसान होगा,
ना ही हमारी इकोनॉमी को कोई नुकसान होगा, ना ही टाइम का कोई लॉस होगा अगर ठीक तरीके से बातचीत चल रही है। जैसे कि अब कश्मीर इशू है, कश्मीर इशू में बातचीत नहीं चल रही है। अगर बातचीत होती रहती तो वो क्या होता, उसका मसला कुछ ना कुछ निकलता, उसका कुछ ना कुछ हल निकलता, बट उस पर बातचीत नहीं हो रही है इसलिए वो लंबा खींचा रहा है। लेकिन अगर उस पर कंटिन्यूअस अपना बातचीत होता रहता नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें थर्ड पार्टी को मैं नहीं कह रहा हूँ कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, उसमें मैं कह रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो उससे क्या होता कि जो है हमारा एक तो टेररिज्म जो आ रहा है, रोज कोई ना कोई आपको सुनने को मिल जाता है कि टेररिस्ट बॉर्डर पार से इधर की तरफ आ गए और जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक हो रहा है, या कभी कभी आपके इंडिया के दूसरे राज्यों में भी टेरर अटैक हो जाता है, ठीक है। तो ये सब से हमें क्या मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी, ये सबसे मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइम का भी बचत होगा, इकोनॉमी बचेगी, मैन पावर बचेगा, और जो भी रिलेशन है, जो भी रिलेशन पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन, हालांकि कोई अच्छे रिलेशन नहीं है, पास्ट से भी और प्रेजेंट में भी कोई खास रिलेशन नहीं है, बट हमारे और इनके बीच में एक रिलेशन जो है वो क्या, कल्चर का। हमारे और इनके बीच में एक रिलेशन वो किसका है, कल्चर का, क्योंकि पाकिस्तान जो है इंडिया का ही पार्ट था। तो आप देख सकते हो कि टॉक से जो भी इंडिया प्रिफर करता है उससे कितने प्रॉफिट हैं, और वॉर से कोई प्रॉफिट नहीं है। इसलिए इंडिया क्या करता है, एग्रेशन या फिर वॉर को नहीं चाहता है। वो कोई भी चीज होता है, कोई भी इशू, उस पर वो टॉक पे बैठता है, बातचीत करने के लिए बैठता है, और दूसरी पार्टी को भी बुलाता है कि आइए बातचीत से इस मामले को हल किया जाए। तो ये हो गया नेशनल इंटरेस्ट। अब नेशनल इंटरेस्ट में बस इतना ही नहीं आता, तो भी और भी उसमें पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप बात करो साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, आजकल साइबर क्राइम भी फैल गया है। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी भी क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है। मान लीजिए जैसे कि चाइनीज हैकर्स, ये बहुत ही फेमस हो गए आज, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अमेरिका में एक रिसेंटली इंसिडेंट किया था, यूएस में एक इंसिडेंट किया था, जिसकी वजह से वहां के जो फ्यूल प्राइसेस है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि वो जो इंसिडेंट इन्होंने किया था, जो क्राइम किया था, उसका क्या नाम है और उन्होंने उस क्राइम में किया क्या था, ठीक है। दोनों चीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी भी एक नेशनल इशू है। नेशनल इशू मतलब इंडिया के इंटरेस्ट में है कि ये साइबर क्राइम को रोका जाए, ठीक है। उसके बाद जो भी इंडियन डायस्पोरा नियरली 20 मिलियन पीपल जो हैं भारत के, जो सिटीजन हैं या फिर जो इंडियन ओरिजिन, पास्ट में कभी इंडिया में उनकी कोई फैमिली रह रही थी, वो अब फॉरेन में है, वहाँ का उनके पास सिटीजनशिप है, सभी कुछ है, बट कल्चरली या फिर उनका कह सकते हो ओरिजिन तो उनका इंडिया ही है। उनका ओरिजिन क्या है, इंडिया ही है। जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल के लोग हर जगह फैल गए थे, सभी जगह फैल गए थे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उनका जो मदरलैंड था वो क्या था, इजराइल ही था। इजराइल जो अभी का इजराइल है, जो कि पहले पैलेस्तीन था, वो इजराइल यहूदी जो है उनके अकॉर्डिंग वो पैलेस्तीन उनका क्या था, मदरलैंड था। पहले वो वहीं के थे निवासी, बाद में वो ट्रेड या फिर कुछ भी इशू या कोई भी बातचीत किसी भी कारणवश वो क्या चले गए, दूसरे देश में फैल गए। अब दूसरे देशों में फैलने के बाद जब उनको वहां से मारा जाने लगा, जैसे कि जर्मनी की बात कर लें, जर्मनी में जब हिटलर ने इनको मारना शुरू किया, तो अब ये अपने प्रोटेक्शन के लिए कहाँ जाएंगे, अब ये यहूदी अपने प्रोटेक्शन के लिए कहाँ आएंगे, वापस अपने मदरलैंड, ठीक है, वापस अपने मदरलैंड। उसी तरीके से चाहे वो दूसरे देश का सिटीजनशिप क्यों ना मिल गया हो,
अगर उनका ओरिजिन तो इंडियन का ही कहलाएगा, इंडिया का ही, तो इंडियन ओरिजिन होने की वजह से मान लो भविष्य में कभी कुछ ऐसा होता है, हालांकि इसके प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, ठीक है, एग्जैक्ट जीरो नहीं बोल सकते, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं हो सकती, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग जीरो ही है। बट अगर कहीं से किसी को मारा जाता है या बोला जाता है कि ये तो इंडियन ओरिजिन है, इसको यहाँ से भगाओ, तो वो भाग करके कहाँ आएगा, अपने मदरलैंड में वापस आएगा, अपने मदरलैंड वापस आएगा, ठीक है। और वो मदरलैंड क्या है, इंडिया है, ठीक है। तो अब ये जो 20 मिलियन लोग हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन ही हैं, जिनका ओरिजिन इंडिया से ही जुड़ा हुआ है, तो इनका प्रोटेक्शन, इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये सभी चीजों का ख्याल कौन रखेगा, इंडियन गवर्नमेंट रखेगी, ठीक है। तो ये भी एक नेशनल इंटरेस्ट है, ये सभी जो लोग बाहर रह रहे हैं, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन हो, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, ये क्या है, नेशनल इंटरेस्ट में। नो, अब बात होगी नेशनल इंटरेस्ट की, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ की बात करते हैं, जो कि दूसरा पॉइंट था, इंडिविजुअल ग्रोथ। इंडिविजुअल ग्रोथ तभी होगा जब इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने का मतलब क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी तब ग्रो करेगी जब जॉब होंगे इंडिया में, और जब जॉब होगा तो लोग क्या होंगे, एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, फ्री नहीं बैठे रहेंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। और जब लोग एम्प्लॉयड होंगे तो उनके पास क्या होगा, मनी होगा, ठीक है। तो इसके लिए अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, अब मनी जो है वो किसी के पास भी जो है, जैसे कि अब मान लो जो रिचेस्ट लोग हैं, रिचेस्ट लोग के पास मनी क्या है, ज्यादा है, ठीक है, इसको मैक्स बोल सकते हैं। और जो पुअर पीपल है, पुअरेस्ट बोल सकते हैं, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जो गरीबों में भी बहुत गरीब है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट आप देखोगे उसमें ये वर्ड भी आता है, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, गरीब में भी जो सबसे गरीब है उसका भी ग्रोथ कैसे हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बोलती है, बात करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सबका ग्रोथ हो और बराबर हो, मनी जो है वो किसी कुछ लोगों के पास ना रह जाए, वो क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो बराबर बराबर सबके पास, ठीक है। ऐसा ना हो कि कुछ लोग के पास सारा पैसा है और बाकी जो है सबका वो क्या है, पुअर है, और पुअर में भी कई सारे जो है बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट किसकी बात करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तभी पुअर लोग क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा कैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा एजुकेशन से एंड जॉब से। अब एजुकेशन में तो इंडिया में एजुकेशन जो है इसकी कुछ लोग बुराई करते हैं कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है एजुकेशन सिस्टम। न्यू एजुकेशन सिस्टम हालांकि आया था, उस क्या नाम दिया गया था, 5+3+3+4। न्यू एजुकेशन सिस्टम ये आया था 5+3+4+4। तो अब इस न्यू एजुकेशन सिस्टम में जिस पे ज्यादा फोकस किया गया वो क्या था, स्किल पे भी। स्किल ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनके पास बस केवल थ्योरेटिकल नॉलेज हो, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, ठीक है। तो ये तो हो गया एजुकेशन सिस्टम। अब इस एजुकेशन सिस्टम से भी पहले अगर हम बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी आपका क्या चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया, ठीक है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया, इन सब पे काम चल रहा है। और इसमें आप ये भी डाल सकते हो स्मार्ट सिटी, ठीक है।
अब इन सब पे काम चल रहा है, अब इन सब पे काम चल रहा है, ठीक है। तो अब इन सब पे काम चलाने के लिए इंडिया को क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, साथ ही साथ क्या चाहिए? मनी। क्योंकि इतनी चीजों को भारत सरकार अपने पैसे से तो चला नहीं सकती, मतलब इंडिया के जो पैसे हैं उससे इतनी स्कीम को सक्सेसफुली तो रन कर नहीं सकती, ठीक है। इसमें और भी पैसे चाहिए होंगे, तो और पैसे और टेक्नोलॉजी के लिए वो क्या करेगी? दूसरे देश के साथ रिलेशन बनाएगी। दूसरे देश के साथ रिलेशन बनाएगी तो उससे आपको क्या मिलेगा? उससे हमको मिलेगा टेक्निकल सपोर्ट, जिसमें हम टेक्नोलॉजी हमारा क्या होगा, हम दूसरे देश के साथ शेयर करेंगे। दूसरे देश के पास अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है, कुछ एडवांस जो इंडिया में नहीं है, वो हमें क्या करेगा? इंडिया को देगा। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को हमने क्या किया? बढ़ावा दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने एफडीआई को क्या दिया? बढ़ावा दिया, ताकि और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। तीसरा फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट। इंडिया को इसमें क्या मिला? फाइनेंशियल सपोर्ट। तो फॉरेन पॉलिसी में हमने देखा दो चीजों को, पहला नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसका है? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है कुछ लोगों का हो रहा है, बाकी लोगों का नहीं हो रहा है। वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा हो? सस्टेनेबल हो और हर एक इंडिविजुअल का हो। अब जो दूसरी पॉइंट है उसमें इंडिया बस केवल इसकी बात नहीं करता। अब उसको हमने नेशनल इंटरेस्ट से बाहर क्यों रखा दूसरी पॉइंट? क्योंकि इंडिविजुअल ग्रोथ जो है वो इंडिया का खुद के इंडिविजुअल का ना हो बस केवल, कि नहीं बस केवल इंडिया के ही इंडिविजुअल का ग्रोथ हो रहा है। इंडिया इस बात का भी ध्यान देता है कि दूसरे देश जिसके साथ हमने रिलेशन बनाया हुआ है उसके भी वहाँ जो पॉपुलेशन रह रही है उन पॉपुलेशन के भी इंडिविजुअल्स ग्रोथ हो, ठीक है, उन पॉपुलेशन का भी इंडिविजुअल ग्रोथ हो। इसीलिए इंडिया में क्या बोला जाता है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या हुआ? द वर्ल्ड इज अ, ये जो पूरा संसार है वो क्या है? वन फैमिली। ये सारा संसार क्या है? एक फैमिली है, ठीक है। और फैमिली इंडिया के अकॉर्डिंग तभी बढ़ेगी, या फिर कोई भी हो वो यही बोलेगा कि फैमिली का ग्रोथ तभी होता है जब प्रत्येक इंडिविजुअल उसमें क्या करेगा? ग्रो करेगा। फैमिली ग्रोथ तभी होगा जब प्रत्येक इंडिविजुअल उसमें क्या करेगा? ग्रो करेगा, ठीक है। ये हो गया वसुधैव कुटुंबकम। तो यहाँ फॉरेन पॉलिसी के दो पॉइंट्स हमने देख लिए। अब उसको इलोबोरेट करते हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को। यहाँ तो हमने देखा कि किस चीज का ध्यान रखता है फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त इंडिया, ठीक है। अब उसकी अगर हम इलोबोरेट करें तो उसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर्टीज, कि किस टाइप की फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। तो उसमें सबसे पहले आप लिख सकते हो प्रोएक्टिव। इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है? प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव इन द सेंस कि अगर कुछ भी जियोपॉलिटिक्स या जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है, जियोपॉलिटिकल कोई भी रिसेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है तुरंत में, तो इंडिया तुरंत अपना फॉरेन पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। मतलब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। पहले हमारा क्या था? रसिया के साथ अच्छा संबंध था, फिर अब रसिया पे क्या हुआ? सैंक्शन लग गए हैं, ये सारे सैंक्शन लग गए हैं उसमें, ठीक है। तो अब रशिया के साथ सैंक्शन लग गया। अगर हम यूएस के साथ रिलेशन ना बना के रसिया के साथ कंटिन्यू करते हैं तो हम रसिया के साथ कोई ट्रेड तो कर नहीं पाते, क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ सैंक्शन लगा हुआ है। और साथ ही साथ रसिया क्या हो रहा है? चाइना की तरफ झुकता जा रहा है, तो उसके भी अपने कारण है,
उसको हम कोई बाद में देखेंगे। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए इंडिया क्या कर रहा है, यूएस की तरफ ज्यादा टिल्ट हो रहा है। अब आप देखोगे, हालांकि इंडिया दोनों के साथ रिलेशन बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप टिल्ट देखोगे इस टाइम पे तो आपको यूएस के साइड ज्यादा आपको टिल्ट मिलेगा। अब उसका रीजन ये है कि यहाँ पे तो सैंक्शन लगा हुआ है, यहाँ से हम S-400 लेना चाह रहे हैं, अभी तक आ नहीं पाया है, ठीक है। और चांसेस है कि इस पे इंडिया के भी सैंक्शन लगेंगे, इसके पूरे चांसेस क्लियर है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगेंगे, चाहे थोड़े या ज्यादा जो भी लगे, लेकिन सैंक्शन लगेंगे। तो रसिया के साथ बस केवल रिलेशन बनाने का फिर कोई मतलब रहता नहीं है। तो अब हमने टिल्ट करना किसके तरफ कर दिया, यूएस की तरफ, ठीक है। अब हमारा टिल्ट यूएस की तरफ है। अगर इसके साइड सैंक्शन लग भी जाते हैं तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम हम क्या है, यूएस के साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या है, प्रोएक्टिव है। दूसरा प्रैग्मेटिक, दूसरा क्या, प्रैग्मेटिक। प्रोएक्टिव है, प्रैग्मेटिक, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है, प्रैग्मेटिक। इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है, प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक का हिंदी वर्ड होता है व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक। तो ये क्या है, व्यवहारिक है। व्यवहारिक इन द सेंस कि हमारा किसी के साथ रिलेशन खराब नहीं है। हमने अगर बात करें, अगर पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान को अभी के लिए छोड़ दो क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। अगर हम बात करें इजराइल से, इससे भी हमारे अच्छे संबंध हैं। अगर हम बात करें पैलेस्टीन से, इससे भी हमारे अच्छे संबंध हैं। अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड से बात करें, जो आप कह सकते हो मिडिल ईस्ट कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, यहाँ पर भी हमारे क्या है, अच्छे टाई अप है, हमारे अच्छे संबंध हैं। अगर हम यूएस की बात करें, टिल्ट तो हमारा यूएस की तरफ है, जैसे मैंने पहले बताया। वो टिल्ट कैसा है, बस और बस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। इसका मतलब ये नहीं कि अगर यूएस कभी कोई वॉर में जाता है तो इंडिया भी साथ में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम क्या कर रहे हैं, अपना नीड जो है वो यूएस के थ्रू पूरा कर रहे हैं। तो यूएस के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं, रशिया के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। हमने रशिया, यूएस की तरफ हम टिल्ट तो हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने रशिया से संबंध खराब कर दिया है। रशिया के साथ भी हमारे संबंध हैं। इसको हम देख सकते हैं, जब हम S-400 खरीद रहे हैं तो यूएस हमारे ऊपर क्या लगा रहा है, सैंक्शन लगा रहा है। उसके बावजूद हम S-400 क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया का फॉरेन पॉलिसी और उसके प्रॉपर्टीज में। पहला पॉइंट हमने देखा वो प्रोएक्टिव है, दूसरा पॉइंट देखा वो प्रैग्मेटिक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हो कि इंडिया अपना आइडियोलॉजी जो है वो फोर्स नहीं करता। फोर्स या फिर आप कह सकते हो एक्सपोर्ट नहीं करता। इंडिया अपना आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में बेसिकली क्या था, दो कंट्रीज का फाइट तो था ही, लेकिन उसमें फाइट क्या था, टू आइडियोलॉजीज का फाइट था। दो आइडियोलॉजी के फाइट थे। पहला जो आइडियोलॉजी था वो कैपिटलिस्ट, दूसरा जो आइडियोलॉजी था वो कम्युनलिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म, दो आइडियोलॉजी के फाइट थे। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया अपने आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं करता है। कोल्ड वॉर में आइडियोलॉजी का ही एक्सपोर्ट हो रहा था। अमेरिका चाहता था कि मैक्सिमम या फिर पूरी कंट्री क्या हो जाए, कैपिटलिस्ट हो जाए, जो कि यूएस को सपोर्ट करें। दूसरा यूएसएसआर
ये क्या चाहता था कि वर्ल्ड किसका हो, कम्युनलिज्म का, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा क्या हुआ, कोल्ड वॉर हुआ। बट इंडिया क्या करता है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया में क्या है, कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म है इंडिया में, क्या है, कैपिटलिज्म है, ठीक है। और इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो इंडिया जो है, अगर कहीं पर मान लीजिए किंग रूल है, या फिर कहीं पर मिलिट्री रूल है, या फिर कहीं पे प्रेसिडेंट रूल है, तो इंडिया वहां पर इंटरफियर नहीं करता। वहां पर ये नहीं जाता है कि नहीं यहाँ पर किंग रूल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डेमोक्रेसी लॉ, यहाँ पर जनता का रूल हो। इंडिया ये चीजें किस पे छोड़ देता है, वहां के देश के पब्लिक पे, वहां के देश के पॉपुलेशन पे, कि वहां के लोग डिसाइड करेंगे कि उनको कैसा रूलर चाहिए। उन्हें डेमोक्रेटिक रूलर चाहिए, वो डेमोक्रेटिक, वो उनका इशू है। किंग रूलर चाहिए, वहां की जनता तय करेगी। इंडिया उसमें इंटरफियर नहीं करता है, ना ही वो अपना आइडियोलॉजी देता है कि नहीं आप डेमोक्रेसी लाइए, मिलिट्री रूल क्यों है, ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट फोर्थ, अब यहाँ पर अगर हम बात करें आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी से ही हमें 2 पॉइंट मिले थे। पहला पॉइंट था मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री एक्शन, और एक पॉइंट और था मिलिट्री एक्शन के बाद इंटरफेरेंस, मिलिट्री एक्शन के बाद इंटरफेरेंस। तो इसमें मैंने देखा, आइडियोलॉजी में आपने देखा कि 2 पॉइंट हमें मिले, पहला मिलिट्री एक्शन, दूसरा इंटरफेरेंस। तो मिलिट्री एक्शन की अगर हम बात करें तो इंडिया जल्दी मिलिट्री एक्शन नहीं करता है, या फिर ना ही करता है, ठीक है। तो मिलिट्री एक्शन में अगर हम बात करें तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल किसका मिलेगा, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, और यूएस का अटैक इराक, सीरिया, ठीक है, और रशिया का अटैक यूक्रेन पर, ठीक। तो मिलिट्री एक्शन, तो यूएस को अगर आप देखोगे तो यूएस ने क्या किया, इराक, सीरिया, इन पर क्या किया, अटैक किया, ठीक है। बस केवल किसके लिए, अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि यूएस के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो जनता के साथ, वहाँ के पॉपुलेशन के साथ अच्छे से पेश नहीं आ रही थी, या फिर उनके राइट्स का ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए यूएस ने क्या किया, इराक, सीरिया, इन पे अटैक किया। रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, किसके लिए, वहाँ के जमीन को कब्जा करने के लिए, वहाँ के कुछ हिस्से को कब्जा करने के लिए। बट अगर आप इंडिया का देखोगे तो इंडिया ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जैसे उरी अटैक हुआ, उरी अटैक में उसका बदला लेने के लिए इंडिया ने क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। कब किया था, सितंबर 2016 में एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किया सितंबर 2016 में। तो सितंबर 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उसमें किस बात का ध्यान रखा गया कि किसी भी वहाँ के आम नागरिक पे अटैक नहीं करना है, ना ही पाकिस्तान के किसी मिलिट्री बेस पे अटैक करना है। बस और बस केवल किस पे अटैक करना है, जो ही उनका वहाँ पे टेरर कैंप है उस पर, किस पर अटैक करना है, टेरर कैंप पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मिलिट्री एक्शन। तो इंडिया जो है आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं करता, हम डेमोक्रेसी हैं, ठीक है, आप डेमोक्रेसी नहीं हो, ठीक है, वहाँ की जनता का इशू है, वो इंडिया उसको अपना पर्सनल इशू नहीं बनाता है। मिलिट्री एक्शन, इंडिया किसी पे कब्जा करके किसी की जमीन नहीं लेता है, ना ही किसी पे किसी पे अटैक करके किसी मिले वहाँ के पॉपुलेशन, आम नागरिक, या फिर वहाँ के मिलिट्री बेस पे अटैक करके अपना कोई पुराना बदला लेता है, ठीक है। वॉर हो गया वो अलग बात है, वॉर जैसे साइनो इंडिया वॉर हुआ था 1962 का, 1971 बांग्लादेश वॉर, वो अलग इशू है। अगर आप फुल फ्लेज वॉर करोगे तो इंडिया आएगा, अगर आप वॉर नहीं करते हो तो इंडिया वॉर में नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हमने बात की मिलिट्री एक्शन में यूएन पीस कीपिंग फोर्स।
इंडिया अपनी तरफ से कोई मिलिट्री एक्शन नहीं करता है, लेकिन यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स है जिसका काम है पीस की स्थापना करना, शांति की स्थापना करना। इसमें इंडिया के 1,95,000 सोल्जर्स हैं। इसमें इंडिया के 1,95,000 सोल्जर्स हैं, जो कि 49 केसेस में वो यूएन की तरफ से दूसरे देश में जा चुके हैं एक्शन करने के लिए, मिलिट्री एक्शन के लिए। और वहाँ पर 168 सोल्जर्स जो हैं अब तक आपके शहीद हुए। 168 सोल्जर्स क्या हुए, उन्होंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया है। तो यूएन पीस कीपिंग का काम क्या है और इंडिया इसमें सपोर्ट क्यों करता है? इंडिया तो मिलिट्री एक्शन लेता है, लेकिन इसमें क्यों सपोर्ट करता है? यूएन पीस कीपिंग का काम है वर्ल्ड में अगर कहीं पे भी कुछ उथल पुथल होता है, ठीक है, कहीं पे ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए इशू, तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहां पे जाकर के इशू को क्या करती है, कंट्रोल में लाती है। ठीक है, जैसे कि आप लेबनान को देखोगे तो लेबनान में एक बार क्या हुआ था, इशू आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो वहां पर क्या हुआ, यूएन पीस कीपिंग फोर्स को रखा गया। यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहां पे क्या की, पीस की स्थापना की। अब लेबनान क्या हो गया, स्टेबल हो गया। जब अनस्टेबिलिटी थी तो वहां पे क्या हुआ, यूएन पीस कीपिंग फोर्स को आना पड़ा। तो इसी तरीके से ये हो गया आपका मिलिट्री एक्शन और उसमें इंडिया का योगदान। तो यूएन को सपोर्ट इसलिए इंडिया करता है क्योंकि ये जो है यूएन, ये एक राइटफुल तरीके से, एक सही तरीके से वहीं पर मिलिट्री एक्शन लेता है जहां पे स्थिति क्या हो चुकी हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हो, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो, ठीक है, मिलिट्री एक्शन की, तो वहां पे यूएन अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजता है। तो इसलिए इंडिया इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। इंडिया कभी यूएस में अपना मिलिट्री बेस नहीं भेजता कि नहीं यहाँ पे जाओ, यूएस फाइट कर रहा है आप भी चले जाओ, या रशिया कहीं वार कर रहा है तो उसमें आप शामिल हो जाओ, ठीक है। तो ये हो गया मिलिट्री एक्शन। अब मिलिट्री एक्शन के बाद जो हमने बात की थी वो क्या थी, इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस आपने देखा होगा कि इंडिया जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इंडिया कभी किसी के पर्सनल इशू में इंटरफियर नहीं करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, बलूचिस्तान। पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू इंडिया बलूचिस्तान क्या है, पाकिस्तान का अपना मामला है, वो इंटरनल मैटर है। इसलिए बलूचिस्तान में जो भी चीजें होती हैं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जाता है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंग वो पाकिस्तान का अपना इंटरनल मैटर है, और इंडिया कभी भी इंटरनल मैटर में किसी भी देश के इंटरफियर नहीं करता है। वो तभी इंटरफियर करेगा जब स्थिति क्या हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हालांकि पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसको हमने क्या किया, 1971 में सपोर्ट दे करके पाकिस्तान से सेपरेट कर दिया, ठीक है। 1971 में क्या किया, सेपरेट कर दिया। बांग्लादेश से पाकिस्तान का जो सेपरेशन हुआ था, उससे पहले इंडिया वॉर की बजाय क्या कह रही थी, ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और इसकी वजह से इंडिया को इशू हो रहा है, तो पाकिस्तान जल्द से जल्द जो भी मैटर है बांग्लादेश में उसको सॉल्व करे, जो भी इशू है उसको सॉल्व करे। बट जब हमारे यहाँ रिफ्यूजीज बहुत ज्यादा आने लगे, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो उसमें क्या हुआ, फिर इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट देना शुरू किया, और फिर उसके बाद एक फुल फ्लेश्ड वॉर होता है जिसको हम देखते हैं 1971 में, और यहाँ पर एक बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री उभर कर बाहर आता है। यहाँ पर हो गया इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे इंटरफेरेंस हो गया। इस पांचवें पॉइंट में एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं, इंटरवेंशन। फिफ्थ पॉइंट में एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, इंटरवेंशन। इंटरफेरेंस एंड फिफ्थ पॉइंट इज इंटरवेंशन। पांचवें पॉइंट में ही इंटरफेरेंस को क्या था, इंडिया का नो था, जैसा कि बलूचिस्तान के केस में। हालांकि पीएम मोदी ने एक बार
लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लिया था, बट उस टाइम क्या था, इशू बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था, तो इसलिए वहां पर हमें नाम लेना पड़ा बलूचिस्तान का। मगर अगर इशू जो है उतना ज्यादा ना होता तो इंडिया बलूचिस्तान का नाम न लेती। तो इंटरवेंशन का एग्जांपल जो है आप बांग्लादेश से समझ सकते हो। सेम एग्जांपल, बांग्लादेश इशू बहुत ज्यादा हो गया, फिर यहाँ पर बांग्लादेशियों ने क्या किया, इंडिया से सपोर्ट मांगी। ठीक है, बांग्लादेशियों ने क्या किया, इंडिया से सपोर्ट मांगी। इंडिया भी ऐसे ही नहीं इंटर कर गया, इंडिया को सपोर्ट मांगा गया इंडिया से कि हमें सपोर्ट करिए। तब इंडिया यहाँ पर बांग्लादेश में क्या करता है, सपोर्ट के लिए जाता है, और फिर वॉर होती है, और फिर बांग्लादेश का जंग होता है। तो इंटरफियरेंस को इंडिया का क्या है, नो है। बट इंटरवेंशन, अगर स्थिति बहुत ज्यादा आगे निकल गई है और हमें इंटरवेंशन मतलब कि कोई देश जो है सपोर्ट मांग रहा है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, आप हमारा सपोर्ट करिए, ठीक है, और उस टाइम पे इंडिया के इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे भी बात आती है, वहां पे भी खतरा पड़ता है, तब इंडिया क्या करता है, इंटरफियर करता है। तो इसको हम लेंगे किसमें, इंटरवेंशन में। इंटरफियरेंस को नो है, मगर इंटरवेंशन को यस है। अब सिक्स्थ पॉइंट ये है कि इंडिया, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वॉर को या फिर आप कह सकते हो एग्रेशन को नो, और पीस टॉक को या फिर कोई भी आपका डिप्लोमेटिक टॉक होता है तो उसको यस। इंडिया वॉर में नहीं जाना चाहता, हालांकि वॉर में पीछे भी नहीं हटते हैं, अगर वॉर होती है तो हम डटकर सामना करते हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। बट वॉर में जाने से इंडिया इसलिए बचता है क्योंकि मैंने उसमें रिले में बताया कि क्या क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसमें रिलेशन हमारा अगर पिछला कोई रहता है वो खराब हो जाता है, इकोनॉमी खराब होती है, मैन पावर खत्म होता है, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए, और टाइम भी खत्म होता है, टाइम लॉस होता है, तो इन सब से बचने के लिए इंडिया क्या बोलते हैं कि बातचीत करते हैं, बातचीत से मामले को हल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया का, एग्रेशन के लिए नो, वॉर के लिए यस। और आपके फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के क्या शामिल है, जो भी ग्लोबल स्टेज है, इंटरनेशनल स्टेज है, जो भी इंटरनेशनल स्टेज है, वहां पर इंडिया की बात को क्या हो, सुना जाए। इंटरनेशनल स्टेज है, वहां पर इंडिया की बात को क्या हो, सुना जाए। ऐसा ना हो कि इंडिया अगर कुछ बोले तो उसको क्या किया जाए, इग्नोर कर दिया जाए। जब भी इंडिया कुछ बोले, कोई भी इशू रेज करे, तो वहां पर इंडिया की स्थिति इतनी मजबूत हो कि जो है बड़े बड़े जो मेजर कंट्रीज हैं या फिर माइनर भी ले लीजिए, वो सभी इंडिया की बात को क्या करें, सुने। वो सभी इंडिया की बात को क्या करें, सुने। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रम्प के टाइम में इंडिया और मोदी जी और इमरान खान दोनों ही ट्रम्प से मिलने गए थे। अगर इंसिडेंट आपको याद होगा तो आपने देखा होगा, जब मोदी जी गए तो हाउडी मोदी अरेंज किया गया। जब भी वो उनसे मिलते ट्रम्प से तो एक वार्म हैंडशेक होता था, बहुत ही मजबूत। हालांकि उसका मजाक भी कई लोगों ने मीम बनाकर सोशल मीडिया पर उड़ाया था, बट उससे शो होता है कि इंडिया के जो है रिलेशन वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की बातों को यूएस जो है उसको सुन रहा है। अब वहीं पे अगर हम इमरान खान की बात करें, इमरान खान जब यूएस गए थे तो वहां पर आपको याद होगा एक इंसिडेंट में प्रेस ने, वहां पर एक मौजूद प्रेस के व्यक्ति ने, पर्सन ने सवाल उठाया था किस पे, कश्मीर पे। तो वहां पर कश्मीर पर क्वेश्चन रेज किया था, तो वहां पर ट्रंप ने क्या बोला था इमरान खान को कि आप ऐसे पत्रकार कहां से लाते हो, आप ऐसे जो मीडिया के पर्सन है, प्रेस वाले, उनको कहां से लाते हो। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से इमरान खान का
मजाक लिया था। तो यहाँ पर ये शो होता है कि यहाँ जो है यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन जो है उतने मजबूत नहीं है जितना कि इंडिया और यूएस का है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि इंडिया के जो भी बात है यूएस में उसको सुना गया, बट इमरान खान की जो बात है हाउडी मोदी अरेंज किया गया। इसका मतलब साफ है कि इंडिया जो भी बोलता है वो यूएस ध्यान से सुन रहा है, बट इमरान खान की बोली हुई बात को उसको क्या किया गया, जोक बना दिया गया। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है कि इंटरनेशनल स्टेज जो हो वहां पर जब इंडिया कोई भी बात को रखे, कोई भी इशू रखे, तो उसको क्या हो, ध्यान से सुना जाए। जो भी ग्लोबल मुद्दे हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, या फिर आपका सिक्योरिटी इशू, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जैसे कि प्लास्टिक यूजेज या फिर एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है, इन सब के जो मुद्दे हैं जो ग्लोबल हो चुके हैं, जिनकी वजह से आप कह सकते हो इन्वायरमेंट में इफेक्ट पड़ रहा है, जिसको अब क्या किया जा रहा है, ग्लोबली उठाया जा रहा है। तो इंडिया का उसमें भी रोल एक अच्छा खासा हो, इंडिया का भी रोल उसमें क्या हो, एक अच्छा खासा रोल हो, इंडिया उसमें एक अच्छा खासा बातचीत कर सके। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है फॉरेन पॉलिसी में। तो ये हो गया आपका फॉरेन पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स। ठीक, अब इस फॉरेन पॉलिसी के बाद हम बात करेंगे इंडिया के रिसेंट फॉरेन पॉलिसी। रिसेंट मतलब 2014 मोदी के बाद की फॉरेन पॉलिसी। जब आप इंडिया के फॉरेन पॉलिसी देखोगे आफ्टर द मोदी, इसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जब मोदी ने शपथ ग्रहण किया था, कब, मई 2014 में। कब गया था, 26 में 2014। तो यहाँ पर जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, नेबरहुड फर्स्ट, जो हमारे पड़ोसी हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया, जो हमारे पड़ोसी हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया। और इसको शो कैसे किया गया, इसको शो किया गया सार्क के जो भी मेंबर थे, जो सार्क मेंबर हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी वहाँ के सबसे ऊपर पोजीशन पे हैं, उनको बुलाया गया, इनवाइट किया गया शपथ ग्रहण समारोह में, किसके, मोदी जी के। तो यहाँ पर ये शो होता है कि इंडिया क्या करता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को प्रेफरेंस दे रहा है। अब सार्क की बात हुई, ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे बिम्स्टेक की। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी लेक्चर वीडियो बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड होगा, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे। तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी जब हम शुरू करेंगे तो पहले लेक्चर में मैंने किसका बताया था, इंडिया और सिंगापुर का। पहले लेक्चर में आपने स्टार्टिंग में क्या बोला था, इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन की बात होगी। तो इंडिया और सिंगापुर का रिलेशन बात करते वक्त हम बात करेंगे सार्क की, बिम्स्टेक की, जो कि आपके साउथ एशिया रीजन में है, एशियन कंट्रीज की, ठीक है, ADMM+ की, ठीक। तो इनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कि काफ़ी टाइम हो गया, तो हम यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे, सार्क से, बिम्स्टेक से, एशियान, और उसके बाद और फिर इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ठीक है, ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, ज़्यादा डिटेल के लिए अलग से लेक्चर बनाया जाएगा, ठीक है।